हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। जो कृत्रिम उपग्रह है उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सौर बैटरी। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत होता है तो सौर बैटरी। हमारा अगला प्रश्न है, आकाश का सबसे चमकीला सितारा है। जो आकाश यानी जो आकाश है उसका सबसे चमकीला सितारा है तो साइरस। आकाश का सबसे चमकीला सितारा जो है ये साइरस है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, लाभ या हानि। तो इसका उत्तर है हानि। अगला प्रश्न है, नोबल गैसें किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती। तो इसका उत्तर है क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर है पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। दोस्तों, पानी में जब हम साबुन घोलते हैं तो जो उसका पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है। हम अगला प्रश्न है, पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। तो स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण जो पटाखों में लाल रंग होता है ये हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो एथिलीन गैस का जो है प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है, एथिलीन गैस का प्रयोग। अगला प्रश्न है, रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। जो रक्त कोश होता है उसमें रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। तो इसका उत्तर है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ जो है रक्त कोश में रक्त मिलाकर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है। तो प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये प्रकाश में ध्रुवण की घटना सिद्ध करती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष में होते हैं तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर जो है एक प्रकाश वर्ष में होते हैं। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम थायोसल्फेट। जो फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन होते हैं उनका रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है। अगला प्रश्न है, हुक्म का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है। तो भौतिक विज्ञान की शाखा से संबंधित है हुक्म का नियम। अगला प्रश्न है, डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित। जो डॉपलर प्रभाव ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये संबंधित है ध्वनि तथा प्रकाश से डॉपलर प्रभाव संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, मेडल का नियम संबंधित है। जो मेडल का नियम है ये किससे संबंधित है। तो आनुवंशिकता से संबंधित है मेडल का नियम। हमारा अगला प्रश्न है, स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। स्टील पर जिंक की परत जो चढ़ाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। तो ये डायनमो है दोस्तों। जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र जो है ये डायनमो है हमारा अगला प्रश्न है, सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं। तो ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। अगला प्रश्न है, विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है। तो पौधों पर ध्वनि का प्रभाव का अध्ययन जो है विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स में किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या नापा जा सकता है। तो पौधों के बढ़ने की दर जो है क्रेस्कोग्राफ यंत्र से नापा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किनसे मिलकर बने हैं। जो प्रोटीन हमारा होता है ये किससे मिलकर बने होते हैं। तो एमिनो अम्लों से जो है हमारा प्रोटीन बना होता है, एमिनो अम्लों से। अगला प्रश्न है, विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय। तो इसका उत्तर है अम्लीय। विटामिन सी जो हमारा है ये अम्लीय है। अगला प्रश्न है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं। तो क्षाणिक जो है ये हम मापते हैं
बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से। अगला प्रश्न है शंट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो इसका उत्तर है अमीटर में शंट का स्थायी रूप से उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ जो है रक्त कोश में रक्त मिलाकर रखा जाता है। इस प्रश्न को हमने आगे भी डिस्कस किया है। अगला प्रश्न हमारा कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? जो कॉपर सल्फेट जो हमारा है ये इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है आमतौर पर? तो ब्लू विट्रोल के नाम से कॉपर सल्फेट को हम जानते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज नाम है कंप्यूटर से। जो कोबोल है इसका नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला प्रश्न है गैस विसरण का नियम यानी लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किसने प्रतिपादित किया? तो गाहा ने प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न हमारा है खाने के सोडे का रासायनिक नाम है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। जो खाने का हमारा सोडा होता है इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 1 ms इंटू 2 कितनी धारा के बराबर होता है? तो धारा के अधिकतम मान I के बराबर जो हो ये इतना होता है। हमारा अगला प्रश्न है केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 373 के जो है हमारा केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब जो है दाब पर पानी का क्वथनांक होता है। अगला प्रश्न है भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पेपो क्रिस्टेटस है। यानी भारतीय मोर का जो है जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जीव वैज्ञानिक नाम दोस्तों पेपो क्रिस्टेटस है। हमारा अगला प्रश्न है शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? जो शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी जो है इसको किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? तो इसको हम एनीमिया से पुकारते हैं, एनीमिया से कहते हैं हम इसको। अगला प्रश्न है लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ये लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार किया था इन्होंने। हमारा अगला प्रश्न है 98.6 फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है? तो इसका उत्तर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है होता है। जो ये F जो है दोस्तों इसको हम बोलते हैं फ़ारेनहाइट और C को हम बोलते हैं सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? तो सेल्यूलोज। जो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है तो ये है सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है 1 फैराडे। यानी विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है उसको क्या कहलाती है? ये 1 फैराडे कहलाती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? जो पृथ्वी की आयु है एज, पृथ्वी की अर्थ एज, इसको किस विधि से ज्ञात करते हैं, किस लॉ से ज्ञात करते हैं? तो इसको ज्ञात करते हैं यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी की आयु को हम ज्ञात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया जाता है? जो नागासाकी है इस पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक के प्रयोग से वह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ जो है, किस वैज्ञानिक से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक जो है पदार्थ है? तो ये दोस्तों ज्ञात हुआ हमारा हर्शे एवं चेंज के द्वारा जो है हमारा ज्ञात हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। हमारा अगला प्रश्न है सिरके में कौन सा अम्ल होता है? जो सिरका हमारा है जो घरों में खाया जाता है, सिरका जो दोस्तों हमारे घरों में खाया जाता है ये जो है कौन सा अम्ल है? तो ये एसिटिक अम्ल है। जो हमारा सिरका है ये एसिटिक अम्ल है। हमारा अगला प्रश्न है हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? जो हेमेटाइट खनिज है इससे कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो इससे हमारा लोहा प्राप्त होता है। दोस्तों हेमेटाइट खनिज से लोहा प्राप्त होता है। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।